हेलो बच्चों, मैं सुदेश, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश। यदि बच्चों आप हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ साथ एनसीईआरटी की सारी लाइनों को गहराई से समझना चाहते हैं, यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिकल की पूरी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए बेटा, पढ़ते हैं अपन इसको। मोल कॉन्सेप्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। बेटा स्टार्टिंग फेज में ऐसा बहुत कुछ विशेष नहीं, ये स्टार्टिंग का जो हिस्सा है बेटा, हिस्ट्री वाला इसका हिस्सा, ये आप नॉर्मल आप रीडिंग लगा लीजिए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी आपको। अगर मैं इसमें सवाल कवर करने के हिसाब से कुछ लाइनें अंडरलाइन करवाऊं आपको, तो सबसे पहली लाइन आ जाती है बेटा कि कैंसर जो है, कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधि कौन कौन सी? सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। देखो बेटा, सिस्प्लेटिन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, साथ में एक और नाम आ गया बच्चों, क्या? टैक्सोल। बात करें एड्स से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए आने वाली औषधि कौन सी थी बेटा? एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन। बाय द वे, यहां से कोई अगर सवाल बने कि कौन सी औषधि काम आ रही है, उसको अपन ने कवर किया बेटा। द्रव्य की प्रकृति। अब बेटा द्रव्य हालांकि अपन ने थ्योरी में कवर कर लिया है। द्रव्य क्या है बेटा? कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और साथ में क्या करे बेटा? स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है बच्चों। बेटे द्रव्य की ओवरऑल अवस्थाएं आपके पास में कितनी आ गई बेटा? 3 अवस्थाएं बेसिकली अपन पढ़ लेते हैं बेटा। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आप जिस पात्र में उस द्रव को डालेंगे उसी का आकार घेर लेगा। गैस का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है बेटा। अब ठोस, द्रव, गैस का आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरह से होगा बेटा? ठोस को गर्म करोगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, द्रव में बदल जाएंगे। द्रव को और गर्म करोगे तो वो गैस में बदल जाएंगे, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन जो है, मतलब प्रोसेस जो है, गैस से द्रव बन जाएगा और द्रव से वापस क्या बन जाना है बच्चों? इसके अंदर ठोस बन जाएगा। द्रव्य का, मैटर का वर्गीकरण जो स्थान घेरता हो, जिसके अंदर बेटा क्या हो? मास हो, वो सब क्या कहलाएगा? द्रव्य कहला जाएगा बेटा। 2 कैटेगरी आ जाती है उसकी, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में बेटा जो अवयवी कण है जिनसे मिलकर पदार्थ बना हुआ है, उन सारे ही कणों की रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे, और अगर एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला दिया गया हो तो वो बदल जाएगा किसके अंदर? मिश्रण के अंदर। अब एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर जो मिश्रण बना, अगर वो मिश्रण पूरा समांगी है, एक जैसा है बेटा, कि आपने क्या लिया? नमक लिया, पानी लिया, घोल दिया, घोलने के बाद में पूरा मिश्रण एक जैसा बन गया है बेटा, समांगी मिश्रण बना हुआ है। साफ नाम में ही बोल दिया मैंने बेटा, समांगी बन गया। लेकिन अगर आपने नमक को और चीनी को मिलाया, 2 अलग अलग शुद्ध पदार्थ है बेटा, और आपने नमक को और चीनी को मिला दिया, अब मिलाने के बाद में बेटा आप मुझे बताओ समांगी है क्या? अलग से पूरा होमोजीनस नहीं बना ना बेटा, वो समांगी नहीं बना, वो कैसे में चला जाएगा बेटा? विषमांगी में चला जाएगा। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो वहां भी 2 कैटेगरी हो सकती है, तत्व और यौगिक बेटा। तत्व एलिमेंटल फॉर्म, या तो एक परमाणु या एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, या तो एक परमाणु या एक जैसे परमाणुओं से मतलब मिलकर बना हुआ बेटा। O है, O2 है, O3 है, क्योंकि तत्वों में दोनों कैटेगरी हो सकती है बेटा, परमाणु भी और अणु भी। जैसे O है वो परमाणु अवस्था में चला गया, O2 अणु अवस्था में आ गया, ओजोन अणु अवस्था में आ गया, लेकिन वो दोनों ही कैटेगरी कौन सी है? तत्व की। यौगिक में क्या होगा कि एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर के क्या बना देंगे बच्चों? यौगिक बना देंगे। मेन मुद्दे पे आए अपन सीधे, देखेगा क्या कह रहा है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण है। ग्लूकोज जैसे है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का है, एक निश्चित अनुपात में वो मिले हुए, और इसके सभी कणों का संगठन कैसा होता है? एक जैसा होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटा, क्या? कि भैया जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ, भाई शुद्ध पदार्थ में ग्लूकोज 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 है। अब आप ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उन्हें सामान्य भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। यहां से एक सिंपल लाइन बन गई बेटा कि शुद्ध पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं, उनके तत्वों को, उनके परमाणुओं को भौतिक विधियों से अलग अलग करना संभव नहीं है बेटा। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग करना होगा। केमिकल प्रोसेस करिए तो अलग हो जाएगा। किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि यौगिक के गुणधर्म जो मिलेंगे, अरे भैया तत्वों के मिलकर के जो यौगिक बना, परमाणुओं से मिलकर जो यौगिक बना, उसके गुणधर्म जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना उससे अलग हो सकते हैं बेटा। बहुत सिंपल उदाहरण दूं, हाइड्रोजन दहनशील गैस है, मतलब उसको जलाया जा सकता है। ऑक्सीजन जलाएगा, ऑक्सीजन जलाएगा, हाइड्रोजन जलेगा,
और ऑक्सीजन उसको जलाएगा, जलने में सहायक होता है बेटा। और उन दोनों से मिलकर बना हुआ H2O क्या वो आग को बुझाता है? अरे है कि नहीं, गुणधर्म अलग हुआ कि नहीं बेटा? हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन जलाएगा और उन दोनों से मिलकर H2O जो बना वो बुझाएगा, यानी गुणधर्म अलग हो सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है द्रव्य के गुणधर्म और उनका भौतिक मापन बेटा। कौन कौन से हैं बेटा? भौतिक भी और रासायनिक गुण। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है बेटा। रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। भौतिक गुण में तो सीधा सीधा देख लेंगे, जबकि रासायनिक देखना है तो कुछ ना कुछ वहां पर रिएक्शन होनी चाहिए बेटा। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक क्रियाएं जैसे अम्लता हुई, अम्लीयता हुई बेटा, क्षारीयता हुई, दहनता हुई, जलाना, कंबशन बेटा, ये सब कौन से गुणधर्म के उदाहरण है? रासायनिक गुणधर्म के। अब बेटा एक चीज बताओ, आपके पास में मान लो एक फ्लास्क में H2SO4 पड़ा हुआ है, H2SO4 पड़ा हुआ है। अब पड़े पड़े उसको देख करके थोड़ी पता लग जाएगा कि ये अम्लीय है भाई। अम्लीय प्रवृत्ति कोई ना कोई रिएक्शन करा के देखोगे, कोई ना कोई प्रोसेस कराओगे तभी तो पता लगेगा कि भैया है ये अम्ल है। अरे मेरी बात समझे कि नहीं बेटा? कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो अगर आप उसमें नीला लिटमस डालोगे ही नहीं, पता कैसे लगेगा? पड़े पड़े देख कर थोड़ी पता लग जाएगा। जबकि भौतिक गुण बेटा देख के पता लग जाएगा कि उसकी अवस्था द्रव है। अरे बात समझ रहे हो बेटा? तो अवस्था जो हुई वो भौतिक गुण हो गया, जबकि अम्लता कैसा हो गया बेटा? रासायनिक गुण हो गया। बढ़ते आगे बेटा, भौतिक गुण धर्मों का मापन। मापने के लिए जो सिस्टम काम में लिया गया वो कौन सा लिया गया बेटा? SI सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति काम में ली जाती है। लंबाई का बेटा SI मात्रक ले लिया गया है मीटर और प्रतीक ले लिया गया है M। बेटे द्रव्यमान के लिए लिया गया है किलोग्राम। बेटा मैंने जो आपको पढ़ाया था नोट्स, उसके अंदर बोला भी था कि बच्चा कभी कभी भावुकता में द्रव्यमान को ग्राम टिका देता है, जबकि उसकी SI इकाई बेटा क्या है? बोलो, किलोग्राम है। समय का सेकंड हो गया, धारा का एम्पियर हो गया है, ताप का केल्विन हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया है, और फिर विशेष ध्यान रखना ज्योति तीव्रता का बेटे कैंडेला। ज्योति तीव्रता के लिए क्या रहेगा बच्चों? बोलो, कैंडेला रहेगा। ये बेटा इसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है SI मात्रकों की। इसके अंदर बेटा मोल आप सब जानते हो, एक मोल में बेटा कितनी स्पीसीज होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 के आसपास हो जाती है बेटा। कुछ SI पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न के संकेत यहाँ पर दिए हुए बेटा। 10⁻24 को योक्टो कहेंगे, -21 को जेप्टो, -18 को एटो, -15 को फेम्टो, -12 को पीको। ये सब दिए हुए बेटा इसके अंदर संकेत, जो बाय द वे देखो यहाँ से आज तक सवाल नहीं आया, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाय द वे आपको बेटा कभी सवाल मिले तो कवर कर लेना चाहिए इसको भी। ये जो संकेत वाले हैं ना बेटा, किलो, मेगा तो आप जानते हो, लेकिन देखो जैसे गीगा है, टेरा है, पेटा है, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होंगी बेटा। द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। ध्यान देना, अंतर है बेटा। द्रव्यमान क्या है? उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जबकि बेटा भार क्या है? उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर रहता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। भी साफ साफ कह रहा है कि बेटा जो भार है वो गुरुत्व बल के कारण आ रहा है। अब गुरुत्व बल यदि बदलेगा तो भार भी क्या होगा बेटा? बदल जाएगा इसके अंदर। आयतन की बेटा SI मात्रक, SI पद्धति में जो आयतन की इकाई है वो क्या हो जाएगा बेटा? मीटर क्यूब। भाई लंबाई का क्यूब हो जाएगा ना बेटा, ये लंबाई की इकाई SI में मीटर है, तो बेटा आयतन की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दिए होंगे बेटा इसके अंदर। 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को सीसी भी कह सकते हैं, और 1 डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप इसे बेटा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो देखिएगा मीटर क्यूब में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1000 तो ये है ही सही। अब सेंटीमीटर 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 3 बार है, अगर मैं उसको मीटर में बदलूं 3 बार तो 10⁻², 10⁻², 10⁻², तो यहाँ से ये -6 और ये 10⁻³ होकर के बच्चों क्या आ जाना है? 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या ये कन्वर्जन क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तीसरा दिया हुआ है बेटा घनत्व, और घनत्व क्या है बेटा? द्रव्यमान भाग आयतन। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम और आयतन की SI इकाई मीटर क्यूब, तो यहाँ से बेटा ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये SI मात्रक पूछे जा सकते हैं बेटा। अपन देखो घनत्व में ज्यादातर जगह घनत्व किस इकाई में पढ़ते हैं? ग्राम प्रति ml में पढ़ते हैं। तो बच्चा भावुकता में जल्दीबाजी में वैसे नहीं होगी एरर, पर जल्दीबाजी में गलती ना कर दें बेटा आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ताप। SI मात्रक कौन सा है बच्चों? इसमें से केल्विन है।
ठीक है। इनका अगर आपस का कन्वर्जन अपन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से सवाल बन सकता है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में ताप दिया हुआ हो और उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो बेटा डिग्री सेल्सियस को 9/5 से गुना करिए, 32 जोड़ दीजिए, डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये सबको याद रहता है कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो इसमें कितना जोड़ दीजिए बेटा, 273.15। यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप अर्थात ऋणात्मक मान सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, परंतु केल्विन पैमाने पर ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मापन में अनिश्चितता। बेटा आपने मेजरमेंट करते समय थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे देख लिया, किसी रसायनज्ञ को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए इतनी बड़ी संख्या लिखनी होगी। अब बेटा इतनी बड़ी संख्या को बार बार लिख करके यदि वो कैलकुलेशन कर रहा है तो इसके तो बेटा जिंदगी कैलकुलेशन बन जाएगी पूरी। तो ऐसे में साइंटिस्टों ने क्या कहा कि भैया इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदल लो, n गुणा 10⁻n के अंदर, जहां इस हिसाब से कन्वर्ट करो कि n का मान 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, बाकी सबको 10 की घात पे पहुंचा दो बेटा। और आगे जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग करना हो वो किसके रूप में करो, वैज्ञानिक संकेतन। जैसे ये है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कितने अंक गिनोगे, 1 2 3 4, 1.6 लगाना आपको बेटा इसके अंदर। तो बेटा जब लेफ्ट से राइट आओगे तो 10 की घात किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि एक बार भाई सीधी सी बात है, आप 4 इसको राइट में ले आए, इसका मतलब आपने 10 की घात 4 से गुणा कर दिया। अब गणितीय रूप से अगर 10 की घात 4 से गुणा कर चुके तो 10 की घात 4 का भाग भी लगाओ, और 10 की घात 4 का भाग लगाओगे तो ऊपर जाके 10 की घात -4 हो जाएगा। कुल मिलाकर राइट से लेफ्ट आए तो प्लस में घात आनी है, लेफ्ट से राइट चले गए तो बेटे घात माइनस में आ जाएगी। वैज्ञानिक संकेतन के पदों में बेटा गुणा भाग करना वो सिंपल से कुछ नियम है, फटाफट से अगर मैं लिखूं, अगर 10 की घात x गुणा 10 की घात y है, बेस वैल्यू सेम हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर बेटे 10 की घात x की घात y है, घात की घात है, तो घातें आपस में बेटा क्या होंगी, गुणा होंगी। और अगर बेटा 10 की घात x भाग 10 की घात y है तो बेटा ये y ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, 10 की घात x माइनस y हो जाएगा। बात करें अपन बेटा घातों के पदों में योग करना और घटाना, वो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, क्या कि मान लीजिए 10 की घात 2 को और 10 की घात 5 को जोड़ना है, तो एग्जैक्ट तरीका तो क्या होता है बेटा, 10 की घात इनमें से कोई भी एक चीज कॉमन ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए बेटा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि छोटे मानों को नगण्य कर दो, अगर ऑप्शन पास नहीं है तो। जैसे 10 की घात 2 और 10 की घात 5 में से छोटा कौन है बेटा, 10 की घात 2 छोटा है, तो आप चाहें तो लगभग इस छोटे मान को नगण्य कर सकते हैं। ध्यान देना, छोटे मान को नगण्य प्लस माइनस में से कर सकते हैं, योग में और घटाने में बेटा गुणा भाग में से नगण्य मत कर देना। तो ये लगभग 10 की घात 5 के आसपास आएगा। क्या मेरी बात आप लोग समझे क्या बेटे, अरे बोलो भाई। एक और चीज, जब सीधे जोड़ना हो, जैसे ये कह रहा है कि 6.65 गुणा 10 की घात 4 और 8.95 गुणा 10 की घात 3 को जोड़ना है, तो बेटा क्या करो कि 10 की घातें कॉमन ले आओ, 10 की घातें कॉमन ले आओ बेटा आप, तो इसको फिर जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको भी 10 की घात 4 में बदलूं, 10 की घात 4 में बदलूं, अगर सुनना, यानी मैं इसको 10 से गुणा करूंगा। अब इसको 10 से गुणा करूंगा तो गणितीय रूप से 10 का भाग भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.895 गुणा 10 की घात 4। अब क्योंकि 10 की घात 4 दोनों तरफ कॉमन आ गई, तो बेटा ये तो दोनों में कॉमन आ ही जाएगा 10 की घात 4, और बेटा इधर साइड में क्या जुड़ जाएगा, ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी बेटा, 6.65 प्लस 0.895, इन दोनों को आप जोड़कर लिख दीजिए। क्या सिंपल सी चीजें समझ आई बेटा। अगर घातें अलग अलग है तो उन्हें एक तरह की घातों में कन्वर्ट करके फिर वहां पर आप उनको या तो जोड़िए या घटाइए, बेहतर रहेगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्या जाता है बेटा, सार्थक अंक। बच्चों बात करें अपन, सीधे मुद्दे पे आते हैं परिभाषा की। बेटा क्या कह रहा है कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। फिर आगे यह भी लिखा कि अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है, यानी एक अनिश्चित अंक भी कंसीडर करना है। उदाहरण बेटा क्या लिया इन्होंने, यदि हम किसी परिणाम को बेटा 11.2 ml के रूप में लिखते हैं तो हम समझते हैं कि 11 तो निश्चित है और 2 कैसा है, अनिश्चित। और अंतिम अंक में जो अनिश्चितता है वो कितने की होती है, प्लस माइनस की मानी जाती है। कि आपने कोई प्रयोग करा, 11.2 ml आप माप रहे थे, हो सकता है कि
3 की जगह गलती से आपने 11.2 लिख दिया हो सकता है गलती से 11.1 की जगह 11.2 लिख दिया हो सकता है कि पूरा प्रॉपर ही सही मेजर करा हो। लेकिन जो अनिश्चित अंक है उसमें थोड़ी बहुत अनिश्चितता कंसीडर करके चली जाती है कि हाँ भैया इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतना नहीं कि ये 12 या 10 ही हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? कुछ नियम है सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए बेटा, ऑलरेडी डिस्कस अपन कर चुके हैं कि जितने भी गैर शून्य अंक है वो सारे सार्थक होते हैं। जैसे यहां 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, इसके अंदर 2 सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले के जो भी अंक आएंगे बेटा वो सार्थक नहीं होते। जैसे इसके अंदर 1 ही सार्थक अंक है और इसके अंदर 2 सार्थक हो जाएंगे। 2 गैर शून्य सार्थक अंकों के बीच वाले सारे सार्थक होते हैं या 4 सार्थक अंक है। देखो बेटा जो अपना वन शॉट रिवीजन है ना, मैं वहां उसके अंदर ये पूरा कवर कर चुका हूं। मैंने एक्चुअली एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी के लिए उसके अंदर, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य, अब अंत में अगर शून्य आ रहा है तो उसको डिसाइड करने वाला फिर क्या होता है बेटा, डेसिमल, दशमलव। अगर अंक में ओवरऑल दशमलव है तो अंत वाले भी सार्थक होंगे और दशमलव नहीं है तो अंत वाले सार्थक नहीं होंगे। जैसे यहाँ दशमलव है तो बेटा ये तीनों के तीनों सार्थक अंक हो जाएंगे। देखो ए शून्य से पहले वाला तो सार्थक तब भी नहीं होगा, अरे दशमलव होने से वो 0 सार्थक हो जाएंगे जो ए शून्य के बाद के, पहले वाले तो कभी सार्थक नहीं होंगे बेटा। फिर वो एग्जाम्पल कि 100 पॉइंट, देखो 100 पॉइंट में कितने सार्थक अंक है, 3 हो जाएंगे। 100.0 में बेटा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर अगले ने यह भी कहा कि 100 को अगर आपने 1 गुणा 10 की घात 2 के पदों में लिखा तो बेटा 1 सार्थक अंक होगा, क्योंकि 10 की घात सार्थक अंकों में नहीं आती। अगर 1.0 के पदों में लिखा तो 2 सार्थक अंक हो जाएंगे बेटा, और अगर 1.00 लिखा तो 3 सार्थक अंक इसके अंदर हो जाएंगे। अगर गिनती कर ली आपने तो वहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों, अनंत हो जाएंगी। और यहां ये लिख दिया है कि जो 10 की घातें हैं वो सार्थक अंकों में कंसीडर नहीं होती। परिशुद्धता क्या है बेटे, परिशुद्धता है किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है, जबकि यथार्थपरकता बेटा जो है वो प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए ये फिर वही वन शॉट में मैंने इसी उदाहरण को कंसीडर किया हुआ बेटा कि यदि किसी परिणाम का सही मान 2.00 ग्राम है। अब 2 यहां पर विद्यार्थियों की ये बातें कर रहा है बेटा, 3 की सॉरी, कै, ख और ग। यहां अगर अपन देखें तो बेटा भाई वास्तविक मान कितना है, एग्जैक्टली वास्तविक मान था 2 ग्राम, ठीक है। अब ये 2 के पास नहीं है, यानी ये यथार्थपरक नहीं है। लेकिन अगर देखें तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं बेटा, यानी ये परिशुद्ध है। बात करें ये तो ना तो ये वास्तविक मान के पास है, ना ये खुद पास है, तो ना ये परिशुद्ध है, ना ही ये बेटा कैसा है, यथार्थपरक है। यहां पर ये बेटा यथार्थपरक भी है और परिशुद्ध भी है, क्योंकि वास्तविक मान के पास भी है और साथ में दोनों का रिजल्ट एक जैसा भी आ रहा है बेटा। सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना में क्या करना है बेटे, कि आपको क्या करना होगा, जोड़ने और घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। यानी दशमलव के बाद यहां पर कितनी संख्या है, 2, यहां 1 और यहां 3, तो जो न्यूनतम वाला है ना बेटा उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कि जैसे यहां पर 31.122 आ रहा है तो यहां पर बेटा दशमलव के बाद 1 ही अंक था, तो इसमें भी 1 ही बचना चाहिए। तो देखो दोनों 2 को राउंड ऑफ करा तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 31.1। अगर सार्थक अंकों के पदों में बेटा गुणा भाग करना हो तो गुणा भाग में क्या रहता है बेटा, परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली में है। यहां न्यूनतम सार्थक अंक 2 है, तो आपका जो परिणाम आया उसके अंदर भी मैक्सिमम सार्थक अंक 2 ही हो सकता है, इसलिए इन दोनों को राउंड ऑफ कर दिया गया। बात करें राउंड ऑफ की बेटा, अगर 5 से छोटा मान राउंड ऑफ करते हैं तो सीधा हटा देते हैं, 5 से बड़ा मान राउंड ऑफ करते हैं तो पिछली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, और अगर 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो उससे पहले अगर सम हो तो एज इट इज छोड़ देते हैं और विषम हो तो पहले वाले में 1 जोड़ दिया जाता है। ये राउंड ऑफ की बातें बेटा नॉर्मल सी चीजें थी तो बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो बेटा। कुछ विमीय विश्लेषण है यहां पर बेटा, कुछ एक सवाल दिया हुआ है, एक धातु का टुकड़ा 3 इंच लंबा है और सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसे आपको याद रख लेना चाहिए एक यूनिट कन्वर्जन के लिए बच्चों। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है, तो बेटा अगर 5 इंच पूछे तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना उसमें। 2 लीटर को मीटर क्यूब में बदला, थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब और 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। तो अगर आपको 2 लीटर को कन्वर्ट करना है बेटा तो कितना हो जाएगा,
जवाब दो। 1 लीटर 10 की घात -3 है तो 2 लीटर 2 गुना 10 की घात -3 मीटर क्यूब हो जाएगा क्या बच्चों? अरे बोलो भाई, उसी को इसने बहुत लंबे चौड़े पदों में सोल्व करा। 2 गुना 10 की घात -3, ये सब आप कन्वर्ट कर लोगे बेटा। चले आगे, यहां से आपकी थ्योरेटिकल हिस्से चीजें शुरू हो जाती है। पहला आ जाता है रासायनिक संयोग के नियम बच्चों। पहला आ गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवोजियर ने दिया। क्या कह रहा है कि ना तो द्रव्यमान द्रव्य को बनाया जा सकता है ना नष्ट करा जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। यानी जितना आप क्रिया कारक का द्रव्यमान लोगे बेटे, फाइनल जो भी प्रोडक्ट का मिक्सचर बनना है, जो भी बनना है मतलब, उसका भी कुल द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं बेटा कि नाभिकीय अभिक्रिया यदि आ जाती हैं तो वहां फिर इस नियम में कुछ चीजें एरर आ जाएंगी, क्योंकि वहां कुछ द्रव्यमान क्षति हो जाती है, ऊर्जा में बदल जाता है डेल्टा m इंटू c²। कुछ याद है? दूसरा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, प्राउस ने दिया। क्या कहा कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसा होता है बेटा? सदैव समान रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करा गया हो। प्राकृतिक रूप से बेटा आपने देखो क्या कहा, इसने 2 नमूने लिए बेटा, किसका? क्यूप्रिक कार्बोनेट का। क्यूप्रिक कार्बोनेट का प्राकृतिक भी है और संश्लेषित भी है। तो देखो प्राकृतिक में प्रतिशत देख लो और संश्लेषित में अलग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी बेटा आपको कि यदि एक ही यौगिक को एक से ज्यादा स्रोत से बनाया गया हो तो वे बेटा स्थिर अनुपात के नियम में आप बता सकते हो। स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम कब फॉलो नहीं होता? जब या तो समस्थानिक आ जाए बेटा, तब वहां पर ये चीजें फॉलो नहीं होती। इसी नियम को क्या कहा गया? निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है बेटा। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया कि यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कहना क्या चाहता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं बेटा आपको। यहां भी वही दिया हुआ है, जो उदाहरण इन्होंने लिखा है मैं भी वही समझा रहा हूं आपको। इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। दोनों ने मिलकर के H2O बनाया और H2O2 बनाया। अब किसी एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन है, यहां भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन बेटा यहां पर एक ही ऑक्सीजन है तो बेटा कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। और यहां पर O2 है तो कितना ग्राम हो जाएगा? 32। तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो है, पहचानो क्या ये 1:2 के अंदर है कि नहीं है? तो पूर्णांक अनुपात के अंदर ही आ रहा है। क्या बातें क्लियर है? ट्रिक क्या है बेटा कि 2 तत्व मिलकर के 2 या 2 से ज्यादा यदि यौगिक बना रहे हैं तो वो सारे के सारे बेटा इसके नियम में चले जाएंगे, गुणित अनुपात के नियम में। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्या? गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। सभी गैसें समान तापदाब पर है तो वहां पर आप बेटे आयतन के पदों में भी देखो रिएक्शन करा सकते हो। देखो डायरेक्ट रिएक्शन करा रखी है, हाइड्रोजन के 100 ml, ऑक्सीजन के 50 ml की रिएक्शन करा के 100 ml इसने जल बना रखा है। गैलुसैक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संबंध में स्थिर अनुपात का नियम है। समझे आप लाइन को बेटा? कि जो इन्होंने आयतन की बातें करी है ना, वो एक तरह से स्थिर अनुपात के नियम के सिमिलर है, लेकिन किसके संदर्भ में? आयतन के संदर्भ में। और ये लागू कब होगा? जब ताप और दाब क्या हो? समान हो बेटा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। आवागाद्रो का नियम क्या कहता है कि यदि समान ताप दाब है, यदि समान ताप दाब है तो एक निश्चित आयतन अगर लिया जाए सभी गैसों का, तो सभी गैसों के निश्चित आयतन के अंदर उनके अणुओं की संख्या समान होगी। मान लीजिए कि आपके पास 22.4 लीटर है CO2 का, कौन सी परिस्थिति पर? STP पर। और सेम 22.4 लीटर आपके पास में बेटा है मीथेन का, वो भी STP पर। तो दोनों का 1-1 मोल हो जाएगा। और 1-1 मोल यदि होगा तो बेटा यहां पर इनकी संख्या के लिए Na से गुणा कर दो, तो बताओ संख्या भी तो दोनों की 1 × Na आएगी। क्या बात क्लियर है क्या बेटे आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा इसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या क्या मुख्य बातें कही बेटा इसने? कि द्रव्य जो है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, कि भैया उसे और नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। यानी भाई गुणधर्म एक जैसा है, और ये कहा कि भाई द्रव्यमान भी एक जैसा है। अरे भाई एक ही तत्व अगर है, जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का 14 ही रहना है मास, बदल थोड़ी जाएगा बेटा। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएंगे, सही बात है, नाइट्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग है।
एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोजन से यौगिक बन जाएगा, कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना देंगे और वो भी एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करेंगे बेटा। फिर क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सिर्फ पुनर्विन्यासित होते हैं, ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना ही नष्ट करा जा सकता है, सिर्फ आपस में पुनर्विन्यासित हो सकते हैं। सिंपल उदाहरण के रूप में समझे कि जैसे मान लीजिए बेटा आपने रिएक्शन करवाई है मीथेन की ऑक्सीजन के साथ, दहन की अभिक्रिया होकर के CO2 बनेगा और बच्चों H2O बन जाएगा। मुद्दा यह कि यहाँ कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, अब देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन आके जुड़ गया। यानी भाई नया ऑक्सीजन तो आया ही नहीं है ना, जितना ऑक्सीजन टोटल आप लेके चलोगे उतना ही फाइनली मिलेगा, ये कहा गया इसके अंदर। तो अगर कहीं ना कहीं आप इसमें देखें तो ये रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या कर रहा है बेटा, जो अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था उसकी बातें आ गई इसके अंदर। पर इसने यह भी कहा कि यद्यपि इससे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं हो पाती, और साथ ही यह भी कह रहा है कि यह परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका। कहना क्या चाहता है कि आखिर परमाणु मिलकर के अणु बना क्यों रहे हैं, भाई रिएक्शन कर ही क्यों रहे हैं वो लोग, दो परमाणु मिलकर के अणु बना क्यों रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऐसे क्या आफत आ रही थी कि उन्होंने आपस में मिलकर के बेटा H2O बनाया, क्या समस्या आ रही थी उनको, अकेले रह लेते आराम से। तो इन बात अच्छा, अगर उन्होंने रिएक्शन करी तो बेटा जो अणु बना बाद में यौगिक जो बना उसका क्या हुआ, उसकी एनर्जी बढ़ गई घट गई, ऐसी कोई बातें यहां पर डिस्कस नहीं होती हैं बेटा। आ जाता है परमाणु और आणविक द्रव्यमान। बच्चों देखेगा परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, सही बात है, परमाणु बहुत छोटे होते हैं बेटा। और आज की तारीख में तो सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो तकनीक है, टेक्निक जो है बेटा वो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटा। आज की तारीख में एग्जैक्ट ऐसी तकनीक है जो वास्तव में परमाणु का सही द्रव्यमान बता सकती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चों। लेकिन पहले अगर 19वीं शताब्दी की बात करें तो सापेक्षिक रूप से बेटा निर्धारित करते थे, और हाइड्रोजन क्योंकि सबसे हल्का था वजन में, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था वजन के अंदर बेटा, तो उसके सापेक्ष ज्ञात करा और उसका स्वेच्छा के रूप से द्रव्यमान कितना मान लिया गया था 1, और बाकी सब उसी के तुलना में ज्ञात करे गए। फिर बात उसके बाद ये भी आई बेटा कि यदि आज की तारीख में देखें परंतु परमाणु द्रव्यमानों की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है। कार्बन 12 का जो समस्थानिक इसे में यहां पर बेटे काम में लिया गया है, और यही कार्बन 12 के ही 1/12वें हिस्से को, कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग के रूप में ही इसको परिभाषित किया गया। किसको, AMU को बेटा, कि 1 AMU जो है बेटा वो कितना आ गया 1.6 × 10⁻24 ग्राम। क्या बातें क्लियर है बेटा। उसी AMU को यह भी कहा गया कि बेटा आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास भी कहा जा सकता है बच्चों। AMU ही U है, यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान। आ जाता है उसके बाद में बेटे औसत परमाणु द्रव्यमान। कोई भी तत्व जो है बेटा जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ एक ही समस्थानिक नेचर में हो, एक से ज्यादा समस्थानिक भी उसके पाए जा सकते हैं। और ओवरऑल जो भार लेके चलते हैं अपन परमाणु भार बेटा, परमाणु द्रव्यमान, वो वास्तव में औसत वाला लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है बच्चों, औसत वाला। जैसे यहां पर उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने कार्बन का बेटा, कार्बन की जो आपेक्षिक बाहुल्यता है कार्बन 12 की 98.9 के आसपास है, कार्बन 13 समस्थानिक की 1.108 है, और कार्बन 14 की 2 × 10⁻10 है। तो कैसे ज्ञात करा जाता है बच्चों औसत वाला, कि भाई कार्बन 12 वाले का 98.9 के अप्रोक्स ले लिया अपन ने, ठीक है, प्लस कार्बन 13 वाले का कितना है बेटा 1.108 आ जाएगा, वही औसत वाला फॉर्मूला लगा देना आपको। प्लस इसके आगे देखें तो बेटा कार्बन 14 वाला कितना ले लिया 2 × 10⁻10, और अगर आप ये टोटल परसेंटेज में लेके चल रहे हैं तो तीनों का टोटल 100 होकर के आ जाना है। तो जो कार्बन का वास्तविक मिलता है वो मिलता है 12.011, जिसे अपन लगभग 12 लिख लेते हैं बेटा। ये जो 12 U आया यही 12 AMU है, और ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है बेटा। अगर इसको एक मोल में बदलना हो तो इसे Na से गुणा करिए और ये 12 ग्राम में कन्वर्ट होके आ जाता है। बातें क्लियर है बेटा। आणविक द्रव्यमान में सिर्फ इतना होगा कि भैया सारे परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ दो तो आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। मेन जो मुख्य मुद्दा है यहां समझने का,
एक छोटा सा, वो है सूत्र द्रव्यमान बेटा, जो आयनिक यौगिकों के लिए काम आता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, धातु है, धातु से जो मिलकर बने हुए। और उसका कारण लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होता। इनकी घटक इकाई जो अलग से उपस्थित नहीं होती, जैसे मीथेन है तो मीथेन अलग से होता है, पर NaCl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। एक Na 6Cl से घिरा होता है और एक Cl भी 6Na से घिरा होता है, अकेले अकेले वो है ही नहीं बेटा, एक घटक इकाई के रूप में अलग से नहीं होते वो। तो इनके लिए सूत्रभार ज्ञात काम में लेना पड़ता है बच्चों। क्या बातें क्लियर है? तो अब सूत्रभार किसके लिए लगेगा फिर बता दो, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, एक धातु और दूसरा अधातु। और क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये घटक इकाइयों के रूप में अलग से प्राप्त नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते बेटा। नेक्स्ट क्या चीज आ जाती है इसके अंदर बेटो, मोल कॉन्सेप्ट आ गया और साथ में आ गया मोलर द्रव्यमान। बेटा जैसे 12 के लिए 1 दर्जन काम में ले लेते हैं अपन बेटा, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर बोल देते हैं, 144 के लिए बेटा 1 ग्रोस का प्रयोग कर लिया गया। ऐसे ही 1 मोल बेटा 6 × 10⁻23 आप सब जानते हो। और मोलर द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान कितने का होगा? पूरे 1 मोल का द्रव्यमान होगा। अरे बातें क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? सिंपल सी चीज है, अगर भार दिया हो, अगर भार दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए बेटा मोलर द्रव्यमान का भाग लगाते हैं अपन। अगर संख्या दी हो तो Na का भाग लगाते हैं। आयतन दिया हो 22,400 का भाग लगा देते हैं अगर आयतन ml में दिया हुआ हो, और यदि बेटा लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 का भाग लगाते हैं। लेकिन वो दोनों लागू सिर्फ तब होते हैं जब गैस हो, वाष्प हो बेटा, और साथ में परिस्थिति कौन सी हो? STP। ये सारी बातें क्लियर है, ऑलरेडी अपन वन शॉट रिविजन में सब कवर कर चुके हैं बेटा। इसमें बहुत अलग से और कुछ सोचने की आवश्यकता अपन को नहीं है। आप आराम से फॉलो, इसको रीडिंग लगाइए, सब कुछ इसके अंदर समझ आ जाएगा। मोलर द्रव्यमान की परिभाषा एनसीईआरटी ने दी हुई है, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ही उसको मोलर द्रव्यमान कह दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिशत संघटन। कुछ याद हो तो बताइएगा फॉर्मूला बेटा। प्रतिशत संघटन क्या था बेटा? कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसका भार गुणा उस पूरी एंटाइटी के अंदर उसकी संख्या डिवाइड बाय पूरे यौगिक का भार गुणा 100। कुछ याद आया बच्चों? और यहां अपन देखें इसका H2O में इसने हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछा है, तो बेटा 1 हाइड्रोजन का भार 1 ले लेते हैं, यहाँ 1.008 है बेटा, अपन लगभग 1 ले लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है? 2। अरे भाई 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया, संख्या हो गई 2, और पूरे यौगिक का भार बेटा 2 हाइड्रोजनों का और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया? 18। ये आप इसका प्रतिशत निकाल लीजिए तो ये हाइड्रोजन का प्रतिशत आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में मूलानुपाती और आणविक सूत्र बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक में अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। कहना क्या चाहता हूं कि मान लीजिए बेंजीन है C6H6, ये प्रॉपर पूरी संख्या बता रहा है तो ये इसका अणु सूत्र है। लेकिन अगर मैं इसका मूलानुपाती सूत्र लिखूंगा तो इन दोनों का सरलतम पूर्णांक अनुपात होना चाहिए 1:1। क्या बातें क्लियर है? दूसरी बात यह कि बेटा मूलानुपाती और अणुसूत्र जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बेंजीन में अलग अलग आ गया। अगर आप बात करते हैं मीथेन की, तो बेटा मीथेन का अणुसूत्र CH4 है और इसका मूलानुपाती भी तो सूत्र जो है वो CH4 ही आएगा। अब एनसीईआरटी में एक बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ है इसका, जिसमें तत्वों के प्रतिशत दिए हुए और तत्वों के प्रतिशत देकर के साथ में मोलर द्रव्यमान देकर के इसका मूलानुपाती और अणुसूत्र पूछा हुआ है। हालांकि वन शॉट रिवीजन में मैंने इसी सवाल को डिस्कस करा था बच्चों, फिर देख लीजिए। यहां पर बेटा अगर देखें अपन तो कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, लिखते जाइएगा क्या क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर प्रतिशत। यहां पर मैं डिस्कस करूं, यहां लिख लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का है 4.07, कार्बन का है बेटा 24.27 और उसके बाद में क्लोरीन का है 71.65। सबसे पहले इनके परमाणु भारों से भाग लगाया जाता है। यहां पर बेटे परमाणु भारों का भाग लगाने पर क्या मिल गया इसके अंदर? पहले में हाइड्रोजन तो 4.07 मिलेगा, इधर देख लीजिए, कार्बन 2.02 मिलेगा और क्लोरीन भी 2.02 मिलेगा। सरलतम में बदलने के लिए सबसे छोटे मान का भाग लगा देंगे अपन बच्चों, तो यहां पर ये लगभग 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। कुल मिलाकर के कार्बन का बेटा इसके अंदर आ गया 1, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन का 1, सरलतम आ गया। यही इसका मूलानुपाती सूत्र है।
उसके बाद में एन मान ज्ञात करते हैं। एन मान कैसे ज्ञात करते हैं? मोलर द्रव्यमान डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर 98.96 और इस मूलानुपाती सूत्र का बाहर निकालोगे, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, क्लोरीन का 35.5, 49.5 आया, 2 आया। अब क्या करिए इसको कि बस जो मूलानुपाती सूत्र है उसको सब स्क्रिप्ट में मतलब पैरों पे इस 2 से गुणा कर दो, तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4 और Cl के 2, ये इसका अणु सूत्र प्राप्त हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन वाले में भी मैंने इसी सवाल को डिस्कस करा था बच्चों। देखो मैंने जो वन शॉट रिवीजन लिया है ना बेटा, उसमें मैंने एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट पूरा लिया है। आप उसे अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, पूरी समझ आएगी ये चीज अपन। और अगर बाय द वे कोई बात रह गई हो तो उसे कवर करने के लिए इस रिवीजन को कर रहे हैं बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री का परिकलन। बेटा कहना क्या चाहता है वो समझो। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। बच्चों पहली बात तो ये कि स्टोइकियोमेट्री हमेशा संतुलित समीकरण में लागू होती है, और वो क्या कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बनाएगा। ये तुलना हो रही है बेटा। अगर मैं इस मोल को संख्या में बदलूं, नंबर में, तो बेटे ये Na से गुणा होगा, ये भी Na से गुणा होगा और ये भी Na से गुणा होगा। और ले दे के आ क्या गया इसके अंदर? क्या आ गया बेटा कि भैया इसके Na अणु इसके 3 Na से रिएक्ट करके 2 Na बनाएंगे। और अगर Na में कैंसिल कर दूं कॉमन आकर के, तो बेटा ये भी कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का 1 अणु इसके 3 अणु से रिएक्शन करके इसके 2 अणु बनाएगा। यानी मोल की जगह आप अणुओं की संख्या पर भी रिएक्शन करवा सकते हो, स्टोइकियोमेट्री का फॉलो कर सकते हो बेटा। क्या बात क्लियर आप लोगों को? अगर एसटीपी परिस्थिति है, कौन सी परिस्थिति? एसटीपी परिस्थिति बेटा। एसटीपी परिस्थिति पर अगर मैं आयतन में बदलूं इनको, तो बेटा ये 22.4 से ही तो गुणा होने तीनों के तीनों, और उसका भी सरलतम अनुपात फिर से वही 1:3:2 आ जाना है। अरे बेटा समझो बात को, सरलतम अनुपात फिर से 1:3:2 आ जाना है। यानी क्या? अगर समान ताप दाब की परिस्थिति हो तो आयतन के पदों में भी रस समीकरण मिति का अनुसरण करा जा सकता है। अब बात करेंगे बेटा अपन इसमें भार की। अगर अपन इनको भारों में कन्वर्ट करें, इनके भार के अंदर बेटा वजन में, तो ध्यान देना N2 का मोलर द्रव्यमान हो गया बेटा 28, H2 का मोलर द्रव्यमान हो गया 2 और अमोनिया का हो जाएगा बेटा 17। अब यहां पर जैसे देखो Na कैंसिल हो गया था, 22.4 कैंसिल हो गया था आपस में, और रेशो रस समीकरण मिति के बराबर ही मिल गया था। यहां बेटा कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कह ये रहा हूं कि डायरेक्ट भार के पदों में रस समीकरण मिति का स्टोइकियोमेट्री का अनुसरण नहीं होता। अगर भार के पदों में है तो पहले उसे मोल में बदलिए, तब जाकर के अनुसरण करिए बेटा। देखो मोल के पदों में हो सकता है, संख्या के पदों में हो सकता है, समान ताप दाब हो तो आयतन के पदों में हो सकता है, हाँ सांद्रता के पदों में भी ले सकते हो, लेकिन बेटा भार के पदों में लेना डायरेक्ट संभव नहीं है। क्या ये बातें क्लियर है बच्चों आप लोगों को? उदाहरण पे आते हैं अपन बच्चों, जो सवाल इसने दिया है वो डिस्कस करते हैं। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। बेटा देखो दहन की अभिक्रिया की अगर अपन बात करें तो दहन की अभिक्रिया की शर्तें क्या होती है कि रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन हो तो CO2 में बदलता है, हाइड्रोजन हो तो H2O में बदलता है, और संतुलन के लिए बेटा पहले कार्बन यूज लेते हैं, फिर हाइड्रोजन, दहन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। बैलेंस कर लीजिए बेटे। सबसे पहले संतुलित समीकरण की ही आवश्यकता होगी। मीथेन लिखा, उसके साथ रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन की, सामने बना CO2, कार्बन था तो, और बना H2O। अब इसमें एक ही कार्बन है बेटा, एक इधर CO2 हो गया। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 से गुणा करो, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए बेटा। ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा 2 और 2 4 हो गए, तो इधर 2 से गुणा। अब आपको सवाल में दिया गया 16 ग्राम मेथेन। बेटे 16 ग्राम मेथेन है, उसको पहले मोल में बदल लीजिए। कितना मोल आया? 1 मोल। अब ये क्या कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। यानी इसने ऑक्सीजन की मात्रा के लिए कुछ नहीं बोला, वैसे भी दहन में जितना ऑक्सीजन चाहिए पूरा मिलता है। और एक और चीज बता दूं, अगर सिर्फ वो एक क्रिया कारक की मात्रा देके चल रहा है, दूसरे की मात्रा नहीं देके चल रहा, तो उसका ये मानना है कि दूसरा जो क्रिया कारक है वो चाहे जितना रिक्वायर्ड होगा वो पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसका 1 मोल जब पूरा कंज्यूम होगा, जब इसका 1 मोल जाएगा, तो रस समीकरण मिति कहती है कि इसका 1 मोल जाने से इसके 2 मोल बनते हैं, तो 1 गया तो इसके 2 मोल बनेंगे, और 2 मोल को यदि मैं वजन में कन्वर्ट करूं तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 18। बेटे आंसर आ जाएगा आपका कितना ग्राम? 36 ग्राम।
क्या ये सवाल क्लियर है बच्चों को? बहुत सिंपल सा सवाल था। मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त करी जा सकती है? रिएक्शन इन्होंने वापस से वही ली हुई है बेटा, मीथेन बैलेंसिंग, जस्ट पीछे समझाइए आपको, तो मैं रिएक्शन अभी सीधा लिख रहा हूं। अब उसने कहा कि भैया मीथेन के कितने मोल चाहिए 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए। जानकारी CO2 की दी है, वो भी ग्राम में, तो बेटे पहले उसको मोल में बदलने के लिए मोलर द्रव्यमान CO2 का 44 है। कितना मोल आ गया बेटा? आधा मोल। अब इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका 1 मोल चला जाता है। 1 मोल बनाने के लिए कितना चला जाएगा बेटा? 1 मोल चला जाएगा। तो आधा मोल के लिए क्या इसका आधा मोल रिक्वायर्ड होगा बच्चों? और आधा मोल रिक्वायर्ड होगा तो बेटा उसको वजन में बदलूं तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, यानी कितना ग्राम आवश्यक होगा बेटा? कुल मिलाकर के 8 ग्राम आपको मीथेन की आवश्यकता होगी बेटा। क्या सवाल क्लियर है? भी नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें, सीमांत क्रिया कारक। पढ़ा है अपन ने अच्छे से बेटा। सीमांत क्रिया कारक वो 2 क्रिया कारक मान लीजिए आपने ले रखे हैं, 2 ही नहीं, ज्यादा भी ले सकते हैं बेटा, है ना, ऐसा नहीं है कि 2 ही लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा क्रिया कारक है, और उसमें से जो क्रिया कारक रिएक्शन करते करते सबसे पहले खत्म हो गया वो ही सीमांत क्रिया कारक है। क्या बातें क्लियर है? और उसके खत्म हो जाने की वजह से ही रिएक्शन हो गई, रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है बेटा। क्या ट्रिक बताई थी आपको सीमांत क्रिया कारक निकालने के लिए? कि आप जो भी क्रिया कारक दिए हुए हैं उन सबके मोल निकाल लीजिए। आयतन के पदों में भी तुलना हो सकती है, अणुओं की संख्या के पदों में भी तुलना हो सकती है बेटा, हाँ, और उसको रस समीकरण मिति गुणक का भाग लगाइए। जो सबसे छोटा होगा वो ही वहां पर सीमांत क्रिया कारक होगा बच्चों। कहना क्या चाहता हूं और बेहतर समझ आएगा इस सवाल से, बाकायदा अपन एनसीईआरटी का सवाल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। रिएक्शन करवा रहा है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के बीच में, और अमोनिया कितना बनेगा ये आपसे सवाल में पूछा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि इनमें से सीमांत क्रिया कारक कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप संतुलित समीकरण लिख लीजिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। आपको वजन दिया हुआ है 50 किलोग्राम इसका और 10 किलोग्राम इसका, इसका कुछ नहीं बोला तो 0 मान लो। अब ध्यान दीजिए बेटा इस बात पे कि ये वजन दिया हुआ है और वजन में डायरेक्ट तुलना नहीं होती, पहले मोल में कन्वर्ट करो। सुन लो मेरी बात आप लोग, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे मोलर मास से। 1 नाइट्रोजन का 14 है, 2 का 28 हो जाएगा, 28 से डिवाइड कर दो आप। इसका मोलर मास हाइड्रोजन का 2 है बेटा, 2 से डिवाइड करो। और ये मोल आए या किलो मोल, ध्यान देना किलोग्राम में था तो ये किलो मोल आ चुके हैं बेटा। क्या आ गए बच्चों? किलो मोल। अब यहां आपको सीमांत क्रिया कारक निकालना है। मैंने आपको इसमें क्या ट्रिक बताई बेटा सीमांत क्रिया कारक ज्ञात करने के लिए? कि समीकरण के ऊपर जो मोल है पहले वो लिख लो स्पीसीज के, 50 भाग 28, और इधर कितने हैं बेटा? 5 डिवाइड करके। उसके बाद रस समीकरण मिति गुणक का भाग लगा दो, नाइट्रोजन का 1 हो गया, और इधर बेटे नाइट्रोजन का रस समीकरण मिति गुणक हो गया कितना? 3। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग बेटा? अब इन दोनों में से छोटा कौन है बेटा, ये अपन को देखना है। इन दोनों में से छोटा कौन है? अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करने की बात करूं तो बेटा अगर आप इसे 50 और इसे 30 कर दो, देखो वहां समय बचाना है, या तो आप प्रॉपर पूरा भाग लगा दीजिए, ऐसे सोच लीजिए। अगर मैं इसे 50 और 30 कर देता, बात तो एक ही है मैथमेटिकली। अब सोचो दोनों ऊपर 50-50 हो गए, नीचे यहाँ 28 का भाग लग रहा है, यहाँ 30 का, दोनों में से छोटा कौन होगा? ये वाला। तो ये वाला LR होगा सीमांत क्रिया कारक। और सीमांत क्रिया कारक बेटा जितना होता है पूरा माइनस कर देते हैं। अब विशेष बात पे ध्यान देना बच्चों, बच्चे गलती करते का है। सीमांत क्रिया कारक भी उन्होंने निकाल लिया, भाग लगाया था उन्होंने, 1.66 आ गया था। मैं बच्चों के हिसाब से बात बता रहा हूं प्रॉपर। और वो क्या करेंगे कि 1.66 मोल लेकर के यहां लिख देंगे कि 1.66 माइनस 1.66 इतने चले गए, रिएक्शन करा देंगे। बेटे हो गया गलत। ये जो 1.66 आया था 5 भाग 3 करके बेटा, ये सिर्फ सीमांत क्रिया कारक निकालने का तरीका था, उसके मोल थोड़ी थे। अरे बेटा इसके मोल वास्तव में है कितने? 5 मोल है। तो बेटे रिएक्शन 5 मोल से करवाइए और सीमांत क्रिया कारक पूरा खत्म होगा। रस समीकरण मिति ये कहती है कि इसके 3 मोल जाने से अमोनिया के 2 मोल बनते हैं।
तो 1 चले जाने से बनेंगे 2/3 और 5 चले जाने से बनेंगे 2/3 गुणा 5। और मैं बार मोल नहीं बेटा, यहां प्रॉपर ये क्या है, किलो मोल। और अगर किलो मोल को आपको द्रव्यमान में बदलना है, द्रव्यमान में, तो बेटा इसको गुणा कर दीजिए मोलर द्रव्यमान, और अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 14 और 3 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर किस इकाई में आ जाएगा, किलोग्राम में। क्या ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? लगभग अगर अपन देखें इसके अंदर, लगभग ये 5 2 10 हो ही गया, तो ये हो गया 170। अब 170 में भाग लग रहा है कितने का बेटा, 3 का भाग लगा हुआ है, तो बिल्कुल आपका ये 56 के आसपास ही आपका आंसर आ जाना। क्या समझ आया आप लोगों को? और सीमांत क्रियाकारक कौन होता है, जो पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ खत्म कौन हुआ बेटा, हाइड्रोजन, वो यहाँ पर सीमांत क्रियाकारक हो जाएगा। बातें क्लियर है बच्चों आप लोगों को? कुछ संतुलन की चीजें दी हुई हैं बेटा, जो खासकर रेडॉक्स में डिस्कस डिटेल में होती हैं। दहन का संतुलन मैं आपको सिखा ही चुका हूं, ये प्रॉपर इन्होंने दहन के संतुलन को पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरह से करते हैं, बताया जा चुका आपको ऑलरेडी बेटा। अब है विलयनों में अभिक्रियाएं बेटा, कि प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में कराई जाती हैं, विलयन बना करके बेटा, ताकि आसानी से रिएक्शन हो जाए। अब मुद्दा यह आया कि भैया अगर विलयन चाहिए तो फिर आपको तो सांद्रता की आवश्यकता पड़ेगी। सांद्रता क्या होता है बेटा, आपेक्षिक विलय की मात्रा। किसके आपेक्षिक बेटा, या तो विलयन के ज्ञात कर सकते हो या विलायक के। विलायक वाले की अगर मैं कहूं तो विलायक वाले में जैसे मोललता है, तो वहां विलायक के सापेक्ष ज्ञात करते हो बेटा आप, जबकि बाकी सब में आप किसके सापेक्ष ज्ञात करते हो, विलयन के सापेक्ष। जो सांद्रता एनसीईआरटी ने दी हुई है, द्रव्यमान या भार प्रतिशत है, मोल प्रभाज है, मोलरता है और मोललता है बेटा। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या आ जाएगा बेटा, विलय का द्रव्यमान भाग विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, प्रतिशत निकाल लो तो 100 से गुणा। मोल अंश क्या हो जाएगा बेटा, मोल अंश की बात करें तो जिसका मोल अंश निकालना है, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोल बटे कुल मोल आ जाएंगे। अरे बात क्लियर है क्या? सीधे सवाल दे दिया है इन्होंने, सिंपल सा, वही डिस्कस करते हैं कि किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त करा गया, विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, ऊपर ए का द्रव्यमान कितना है बेटा 2, नीचे किसका द्रव्यमान, विलायक का कि विलयन का। अरे विलयन में बेटे दोनों जुड़ेंगे, बस इसका ध्यान रख लेना। क्या बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट दिया हुआ है मोलरता, कि 1 लीटर विलयन में कितने मोल होते हैं, वो मोलरता को प्रदर्शित कर देगा बेटा। और ये ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसमें अंदर बेटे क्या आयतन शब्द है। जिसके फॉर्मूला में आयतन आ जाए वो ताप पर निर्भर करेगा, और जिसके फॉर्मूला में आयतन ना हो वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। क्या बात क्लियर है क्या बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मोललता, कि 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलय के मोल हैं, उसे मोललता से प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि इसके सूत्र के अंदर कहीं भी ताप नहीं आता, यानी ये बेटा ताप से स्वतंत्र इकाई है, मोललता वाली। सवाल दिया हुआ है बहुत सिंपल सा एक, कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर बनाया गया हो, और विलयन बनाया कितना गया है 250 ml। तो बेटे मोलरता ऊपर विलय के मोल आ जाएंगे। विलय के मोल कैसे निकालूं, भार दिया हुआ है, तो क्या मोलर द्रव्यमान का भाग लगा दूं, NaOH का 40 होता है बेटा, तो कितने मोल आ गया 0.1। अरे बोलो बेटा, नीचे अगर आयतन ml में हो विलयन का, तो ऊपर क्या 1000 से गुणा हो जाता है। कुल मिलाकर के बेटे ये आपका आंसर आ जाना है 0.4। बहुत सिंपल सा सवाल है, जो एज इट इज मतलब नीट में भी पूछे चले जाते हैं बेटा। खुद ने बोला है, यह ध्यान रखने कि किसी विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि आयतन भी ताप पर निर्भर करता है बेटा। अगला सवाल क्या दिया हुआ है बेटा, कि 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व दिया हुआ है और इसकी मोललता पूछी है। आपको बेटा वन शॉट रिवीजन में इसका फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, बोलो, बोलने से याद होगा, मोललता बराबर मोलरता गुणा 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरता गुणा मोलर मास किसका, विलय का। तो यहां से बच्चों वैल्यूज रखते जाइए। मोलरता कितनी दी हुई है बेटे 3, ये 1000 हो जाएगा, घनत्व हो गया 1.25 इंटू 1000, और बच्चों नीचे माइनस आ जाना है, मोलरता वापस से 3 हो गई है, और मोलर मास NaCl का कितना हो जाएगा 58.5। क्या ये बातें क्लियर है बेटा आप लोगों को? तो ये थी NCERT का कवरेज करा
ध्यान देना, इससे पहले जरूर आप पहले वो वन शॉट रिवीजन देखें, वन शॉट रिवीजन देखें बेटा, उससे कुछ PYQ करें, समझ रहे हो मेरी बात। फिर अपन इस एनसीईआरटी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं पूरा। हालांकि वन शॉट रिवीजन में भी पूरी एनसीईआरटी कवर करी गई है, फिर भी बाय द वे कोई लाइन छूट ना जाए, इस वजह से हम इसे भी साथ में कवर कर रहे हैं। तो बेटा ये सारी चीजें देखिएगा। आपको लगता है कि भाई मोल कौन सा बहुत टिपिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। आप अच्छे से मन करके पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए बेटा, हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। ओके बेटा, थैंक यू।